हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस लेक्चर में हम टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे विद रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं। वी विल डिस्कस two additional states of matter, that is plasma and Bose-Einstein condensate. Later on we will discuss about effect of temperature and pressure and the important terms like melting point, boiling point, latent heat of vaporization, latent heat of fusion. Finally we will discuss about the evaporation, factors affecting rate of evaporation, factors affecting the rate of evaporation as well, which is very important to understand. Now let us begin with the very first topic. What is matter? Matter होता क्या है? Matter is anything जिसके पास स्पेस होता है और मास होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी पेन होगा और एक बुक होगा। बुक के ऊपर अगर आप पेन को रख रहे हो इस तरीके से, लेट अस सपोज, तो पेन जो है इज ऑक्युपाइंग सम स्पेस। इसने क्या किया? स्पेस ऑक्युपाई किया है और पेन के पास कुछ ना कुछ मास जरूर है। दैट इज वाई वी कैन कंसिडर पेन एज अ मैटर। पेन क्या है? एक मैटर है। यानी कि मैटर वो चीज होती है जिसके पास स्पेस होता है एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस कह सकते हैं, और उसके पास मास भी होता है। दैट इज मैटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने जो मैटर को क्लासिफाई किया है वो किया है 5 बेसिक एलिमेंट्स में। कौन कौन से 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन 5 एलिमेंट्स को पंच तत्व नाम दिया गया है। लेट मी एड अ पेज हियर। जो यहां पर 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ मैटर। तो इसी 5 एलिमेंट्स ऑफ मैटर को पंच तत्व बोला गया है। कौन कौन से एलिमेंट है? यू नीड टू नो। एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है। यानी कि जो भी मैटर बनता है वो इन 5 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। बट लेटर ऑन जब हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं तो हमने क्लासिफाई किया है मैटर को इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। अगर हम उनसे केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो मैटर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में डिवाइडेड है कुछ इस तरीके से, विच इज योर चैप्टर नंबर 2। या आप चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 इन केमिस्ट्री। तो जो मैटर है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नेचर को हम डिस्कस करेंगे। बट इन चैप्टर नंबर 2 वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर जो कि हम केमिकल नेचर के तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो मैटर है वो किस तरीके से है फिजिकल स्टेट में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को समझने से पहले हमको यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ रहता है, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलके। और मैटर को हम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मैनी पीसेस। मैटर को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उनके बीच में स्पेस होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने पानी लिया है, पानी में आप शुगर डालते हो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग शुगर, फिर आप इसको स्टीर करते हो विद अ ग्लास रॉड।
तो जो शुगर है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब पानी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस था जिसकी वजह से शुगर ने उसके अंदर जगह ले ली। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आपस में अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। किस उसमें? जिगजैग मोशन में। और इस जिगजैग मोशन का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ब्रोनियन मोशन is the name of the scientist who have given this particular explanation about the zigzag motion. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मोशन है पार्टिकल का वो जिगजैग कर्व है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ओके अब जो हमने डिस्कस किया सबसे पहले, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसकी एक्टिविटी भी है। सिंपल, मैंने आपको एक्टिविटी समझा दी है। वाटर है, वाटर में अगर आप शुगर ऐड करोगे, स्टिर करोगे, तो जो वाटर के अंदर के जो स्पेस था उसके अंदर शुगर ने स्पेस ले ली। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स जो है ऑफ मैटर के पास स्पेस जरूर होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हमेशा जिगजैग मोशन पे रहते हैं, इस तरीके से मूव करते रहते हैं। इस इंटरमिक्सिंग प्रोसेस को ही हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर आपस में मिक्स होते हैं उसको डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रूम में अगरबत्ती या परफ्यूम लगाया है तो दूसरे रूम में भी उसकी जो खुशबू है, प्लेजेंट स्मेल है, वो आती है। क्यों आती है? बिकॉज वो इंटरमिक्स होता है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दिस इज रेफर्ड टू एज अ डिफ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप एक आयरन नेल लो, पीस ऑफ चॉक लो, रबर बैंड लो, इनको हैमर से तोड़ने की कोशिश करो या कट करने की कोशिश करो, स्ट्रेच करने की कोशिश करो, तो ज़्यादा आसान क्या होगा? चॉक को आप ब्रेक कर सकते हो, रबर बैंड को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, आयरन नेल को तो और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी ब्रेक करने में। तो इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में एक फोर्स लगा हुआ है जिसको हम इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं। उससे ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं बहुत ज़्यादा टाइनी है। अगर मैं यहाँ पर एक केमिकल का नाम लेता हूँ, डेट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आप लेते हो 2-3 क्रिस्टल इसका आप लेते हो, पानी में डिजॉल्व करते हो, तो होता क्या है? बहुत छोटे क्वांटिटी में अगर आप ये केमिकल लेते हो पोटेशियम परमैंगनेट, 100 ml वाटर में डालते हो, फिर इससे 10 ml का जो कलर बना उसमें और पानी डालते हो, फिर इसको और डाइल्यूट करते हो, पानी डालते हो, फिर और डाइल्यूट करते हो, पानी डालते हो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा धीरे धीरे जो कलर है वो रिड्यूस होता जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? फ्यू क्रिस्टल्स जो थे वो बहुत छोटे थे, पार्टिकल्स क्या थे? बहुत छोटे थे। यहाँ से इसमें जो ट्रांजिशन आ रहा है, ये दीज आर वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। 2 एडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं, डेट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लाइक दिस। जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे। जब यहाँ पे क्लोजली पैक्ड होंगे तो इसमें आप क्या कह सकते हो? ध्यान से समझना। इंटर जो मॉलिक्यूलर फोर्स है या पार्टिकुलर फोर्स है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। और इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है, दो इनके बीच की दूरी देखो बहुत कम है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लीस्ट कंप्रेसिबल, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते आसानी से। लीस्ट फ्लूइडिटी, मतलब इनके पास फ्लूइडिटी नहीं होती। फ्लूइडिटी का मतलब है नॉट एबल टू फ्लो।
लीस्ट फ्लूइडिटी का मतलब है नॉट एबल टू फ्लो, ये बहता नहीं है। जैसे पानी क्या है, फ्लूइड होता है, गैस जो होता है फ्लूइड होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। इसका मिनिमम ब्रोनियन मोशन होता है क्योंकि इसमें जिगजैग मोशन जो होता है, जिगजैग मोशन बहुत ज़्यादा कम होता है इसमें, इसी के कारण लीस्ट डिफ्यूजन रेट, बहुत कम डिफ्यूजन देखने के लिए मिलता है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं विद द लिक्विड्स, तो लिक्विड का अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप देखो तो यहाँ पर आपको इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स देखने के लिए मिलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो देखने के लिए मिलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगा, लेस देन सॉलिड्स होगा। और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, जो स्पेस है, इज ग्रेटर देन सॉलिड्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सॉलिड्स है, सॉलिड में बिल्कुल भी इस गैप नहीं है, यहाँ पर आपको गैप देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का इनडिफाइनाइट शेप होता है, कोई शेप निर्धारित नहीं होता है, जिस कंटेनर में आप रखो उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा। आप किसी बॉटल में रखो उसे बॉटल का शेप ले लेगा, किसी कैन कंटेनर में रखो उसका शेप ले लेगा, बट उसका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है। बोलते हैं 1 लीटर मिल्क 1 लीटर वाटर, 2 लीटर मिल्क 2 लीटर वाटर, 2 लीटर ऑयल, तो ये उनके पास डिफाइनाइट वॉल्यूम तो होता है। काइनेटिक एनर्जी भी कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने क्या बोला, लेस देन होता है सॉलिड से। ओके, लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट बहुत कम। मॉडरेट फ्लूइडिटी होती है, बहता है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू फ्लो, मैंने अभी आपको बताया है, जिसके अंदर बहने की क्षमता होती है उसे फ्लूइडिटी कहते हैं। इसमें ब्रोनियन मोशन होता है जो कि जिगजैग मोशन होता है, तभी ये फ्लो कर पाते हैं, तभी ये डिफ्यूजन कर पाते हैं। गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप गैस को एनालाइज करोगे तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर दूर है तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसको बाइंड तो नहीं करके रखा हुआ है, इज वेरी लेस। और जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, मॉलिक्यूल्स इन दोनों के बीच का स्पेस हो गया, इन दोनों की स्पेस ले लो, तो ये जो होता है इज वेरी वेरी लार्ज। इन सब में सबसे ज़्यादा लार्ज इसी में होता है। तो इस गैस का भी कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। वॉल्यूम, हाई काइनेटिक एनर्जी, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम होता है। हाईली कंप्रेसिबल, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, तभी इसमें आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। हाई फ्लूइडिटी, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। ब्रोनियन मोशन इसी के कारण है, जिगजैग मोशन। एंड जब एबिलिटी टू फ्लो है तो ये डिफ्यूजन रेट इसका हाई होता है। सो आई होप आपको ये इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बीच में। नाउ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर BEC यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है, दीज आर द एडिशनल जो हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस्ड है, जो हमको समझना है। प्लाज्मा क्या है, एक तरीके का आयनाइज्ड गैस है जिसमें हमारे पास सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। अनस्टेबल गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे हम स्टार्स के बारे में डिस्कस करते हैं, हाई टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर। तो आप कह सकते हो जो स्टार्स है आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, ये सुपर कूल्ड गैस, जैसे यहाँ पे प्लाज्मा क्या था, इसमें हाई टेम्परेचर है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या है, सुपर कूल्ड गैस एट एब्सोल्यूट केल्विन 0 टेम्परेचर, यानी कि आप 0 केल्विन पर डिस्कस कर रहे हो। 0 केल्विन, 0 K बोल लो, 0 केल्विन बोल लो, डिनोटेशन है। तो यहाँ पे सुपर कूल्ड, बहुत ठंडी गैस होती है। दिस इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों नाम रखा गया है, बोस से इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस थे। ओके, और आइंस्टाइन जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों के जो कंबाइंड थ्योरी है, रिसर्च है, उसके हिसाब से इनका नाम रखा गया है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, विच इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। पूछा जा सकता है प्लाज्मा इज डैश स्टेट ऑफ मैटर, तो आप बताओगे फोर्थ, या विच वन इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो BEC बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट।
कुछ अदर स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे क्वार्क, ग्लूकोन होता है, डिजेनरेट मैटर होता है, सुपर फ्लूइड होता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री। इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कोल्ड है। बेसिकली जो टेम्परेचर है वो हम थर्मोमीटर से नापते हैं। यू ऑल नो दिस। टेम्परेचर को हम किससे मेज़र करते हैं? वी मेज़र इट यूजिंग थर्मोमीटर। ओके, अब यहाँ पे 3 स्केल्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस को हम इस तरीके से लिखते हैं, लेट मी ऐड अ पेज, डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज डिग्री सेल्सियस, दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज केल्विन। केल्विन में हम डिग्री का साइन नहीं लगाते हैं। ओके, ये तीनों साइंटिस्ट के नेम पर है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन है? तो अगर मैं सिर्फ एक रिलेशन से आइडेंटिफाई करूं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। ये आपको याद रखना है। इसकी मदद से आप कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं। कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्वेश्चन। तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे? यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, दिस इज द रिलेशन बाय विच यू कैन कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां पर क्या दे रखा है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस के जगह क्या लिखना है? 10। जब बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। जस्ट इसको कट करो, 5 2 जा 10 होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 2 जा 18 प्लस 32। तो कितनी वैल्यू आ रही है? 50। तो यानी कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे। बट अगर मैं इसी का उल्टा एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कन्वर्ट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस, तो हमको यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करने की कोई नीड नहीं है। सिर्फ इस फॉर्मूले के थ्रू ही हम कर सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब की बार क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे। तो 50 इज इक्वल टू 9/5। डिग्री सेल्सियस के जगह मैं लेट जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आएगी उसको मैं एक्स ट्रीट कर लेता हूं। अब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस का नॉलेज होना जरूरी है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? एलसीएम लोगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 1 लो। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा? 5 आएगा। तो 50 इज इक्वल टू 9x अपॉन 5 हुआ। ये 32 अपॉन 1 है, इंटू 5 करो, इंटू 5 करो। तो 50 इज इक्वल टू क्या हुआ? 9x प्लस 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 है, 160 अपॉन 5 हुआ। ओके, ये दोनों आपस में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 50 इंटू 5 कितना होता है? 250। ये 9x है, ये 160 है। तो 9x इज इक्वल टू 250 माइनस 160 बोल सकते हो। तो 9x इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 हुआ, ये 90 हुआ। तो x की वैल्यू क्या हुआ? 90 डिवाइडेड बाई 9, दैट x की वैल्यू इज 10 डिग्री। तो 10 डिग्री क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। क्रॉस चेक कर लो, जो आपने ऊपर निकाला क्या सही था? जब 10 डिग्री सेल्सियस था तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 10 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछा जाता है, एट व्हाट टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट? ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होगी? ये क्वेश्चन है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। हाउ यू विल अप्रोच दिस? तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32।
क्वेश्चन की कंडीशन समझो कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मैं लेट कर लूंगा डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट को मैं अज्यूम कर लूंगा दोनों सेम है, तो x है। तो यहां पर डिग्री f के जगह यहां पर मैं x लिख लूंगा, और सिमिलरली डिग्री सेल्सियस के जगह भी मैं x लिख लूंगा। नाउ मैं सॉल्व करूंगा। हाउ आई विल सॉल्व दिस, उसको समझो। सिंपली ये इक्वेशन ये बन चुकी है, ओके। नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगाया। नाउ आई विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज 5। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां मेरा 9x अपॉन 5 है, दिस इज इक्वल टू 32। सो 5x माइनस 9x अपॉन 5 इज 32, ये माइनस का 4x हुआ। नाउ मैं क्या करूंगा, इस 32 को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, ऐसे निकाल सकते हो। तो 4 8 जा 32 करता है, नीचे -1 है, 8 5 जा 40, सॉल्व करो -40, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -40। यानी कि आपको ये चीज समझना होगा, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल जब रहता है तो ये दोनों बराबर वैल्यू शो करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन भी यही था कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर रहते हैं, तो -40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब हम यहाँ पे कन्वर्जन सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें। सिंपल डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर लो, यू विल गेट द वैल्यू इन केल्विन। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करता हूं, तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो 0 डिग्री में आपने 273 ऐड करना है, तो 273 केल्विन। या अगर मैं बोल दूं कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो कुछ नहीं करना आपने, 100 डिग्री में 273 ऐड कर लेना है, यू विल गेट द वैल्यू। और अगर मैं बोलूं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करोगे, लाइकवाइज आई विल से कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो कुछ नहीं करना, इससे 273 माइनस कर देना है, यहां प्लस किया था यहां माइनस कर दोगे, तो K में 273 माइनस कर दो, डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा, तो माइनस कर लो, यू विल गेट द वैल्यू। और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस करने के बाद आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस में आप निकाल चुके हो, अब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर इन डिग्री फ़ारेनहाइट एज वेल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जब सॉलिड को आप हीट करोगे तो उनके पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे ग्रेटर स्पीड में, वो आपस में मूव करेंगे। यहाँ पर आपको एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉलिड क्या होगा, मेल्ट होगा। आइस का एग्जांपल ले लो, आइस को आप हीट करोगे तो वो मेल्ट करता है, इसी मेल्टिंग को फ्यूजन नाम दिया गया है। इस मेल्टिंग का नाम क्या है, फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर में सॉलिड मेल्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर आइस के बारे में बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन में लिखना चाहें तो 273 केल्विन होता है। अब यहां पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, चेंज होने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अपने मेल्टिंग पॉइंट में, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जो कि एक हिडन हीट होता है। लेटेंट हीट का मतलब होता है एक हिडन हीट, ओके। कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ जूल बोल लो, इन टर्म्स ऑफ कैलोरी बोल लो, कि आपको 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। इसी का अगर मैं क्या बोलूं, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं, टेम्परेचर चेंज देखने के लिए मिलता है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, जो कि एक बल्क फेनोमेन है। और जब लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइलिंग तो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करना चाहो तो
373 केल्विन। कैसे किया? सिंपली 100 में 273 ऐड कर देना। इसी को हम क्या बोलते हैं? हिडन हीट। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट साइड में है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अमाउंट ऑफ कितना हीट रिक्वायर्ड है कि 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सको, चेंज कर सको एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझना जो चीज़ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। लेट मी टेक अनदर पेज, लेट मी टेक अ कर्व। ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस साइड लेट आई एम सेइंग द टेम्परेचर और इस साइड में टाइम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरीके का कर्व आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, ये क्या है? सॉलिड है, मतलब यहां से सॉलिड वाला फेज है, ये लिक्विड वाला फेज है और ये गैस वाला फेज है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, लिक्विड वाला है, गैस वाला है, ये सॉलिड वाला है। बट जो आप ये हॉरिजॉन्टल बार टाइप का देख रहे हो, ये क्या है यहाँ पर? दिस इज सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ना तो परफेक्ट सॉलिड है ना तो परफेक्ट लिक्विड है। सिमिलरली जो आप यहाँ पे ब्लू बार देख रहे हैं, दिस इज व्हाट? लिक्विड गैस ट्रांजिशन, यानी कि यहाँ पे ना तो परफेक्ट लिक्विड है ना परफेक्ट गैस है। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज अ मेल्टिंग बोल लो या फ्यूजन बोल लो। और यहां पर कौन सा हीट इन्वॉल्व है, उस हीट का नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए 1 किलो ऑफ आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सिमिलरली यहां पर लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करते हो, दिस इज रेफर टू एज अ इवेपोरेशन और वेपराइजेशन बोल सकते हो इसे, वेपराइजेशन। और यहां पर जो हीट लगती है, इस हीट का नाम क्या बताया है मैंने? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि एक हिडन हीट है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर इस साइड क्या इन्वॉल्व होता है? मेल्टिंग पॉइंट इन्वॉल्व होता है, और यहां पर क्या इन्वॉल्व होता है? बॉइलिंग पॉइंट, जो अभी ऊपर डिस्कस किया है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कर्व एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। नाउ अब हम इंटर कन्वर्जन सीखते हैं कि भैया एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर मैं डिस्कस करता हूं। लेट मी टेक अनदर पेज। ध्यान से समझना, हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड को लेट मी राइट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं, सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं, लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट कर सकता हूं, लिक्विड को मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूं, गैस को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब ध्यान से समझो, मैं एग्जाम्पल किसका लूंगा? आई विल टेक लेटर एग्जाम्पल। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लेट मी टेक लाइक दिस। अब हम इसको सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल है। सॉलिड में हमारे पास क्या है? कॉमन एग्जाम्पल आइस है, लिक्विड में हमारे पास वाटर होता है, गैस में हमारे पास वाटर वेपर या स्टीम होता है। सिंपल। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मैंने फ्यूजन बताया था। और अगर आप पानी को आइस में कन्वर्ट करो, पानी को आइस में कन्वर्ट करो, तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं, क्योंकि आप फ्रीज कर रहे हो वाटर को, तभी तो बर्फ बनेगा, आइस बनेगा। और इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, इट इज रेफर टू एज इवेपोरेशन या वेपराइजेशन बोल सकते हो। दो नाम बता रखे हैं मैंने, इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन।
और अगर आप जो वाटर वेपर या गैस है उसको वाटर या लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज अ कंडेंसेशन। इसी को हम लिक्विफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। इसीलिए जो मैं एरो बना रहा हूं, ध्यान से देखना, इस तरीके का एरो, ऐसा कंप्लीट एरो नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये इंटरचेंज को रिप्रेजेंट कर सकता है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये आपस में आप चेंज कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन। क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझना, क्या ऐसा हो सकता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, ये बीच का जो स्टेप है ये टूट जाए? हाँ, हो सकता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। वी विल डिस्कस लेटर। क्या ऐसा हो सकता है गैस से सॉलिड में आ जाए? यस, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो यहां पर कौन कौन से प्रोसेसेस आपने समझे हैं? यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट। मेल्टिंग, फ्यूजन क्या होता है, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। अब आपको यहां पर समझ में आएगा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या, कि आपस में आप स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर रहे हो। दिस इज सिंपल इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देख सकते हो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, दिस इज फ्यूजन। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, सॉलिडिफिकेशन। जो नाम मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, ये दोनों नाम में से कोई भी नाम आपको बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट है, सब्लिमेशन। गैस लिक्विड में गैस सॉलिड में कन्वर्ट है, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। दिस इज डिपोजिशन। ओके। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, वेपराइजेशन। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन। तो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली गैस टू सॉलिड टू गैस। ये वाला स्टेटमेंट कट है। गैस टू सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? इट इज कंसिडर्ड एज डिपोजिशन। इसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये डिक्टेट करने का मुझे नीड है नहीं, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस, ये समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब एग्जाम्पल तो आप सब समझ चुके हैं। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, नेफ्थलीन बॉल्स होता है। नेफ्थलीन बॉल, कपूर जिसे बोलते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स। अमोनियम क्लोराइड या ओडोनिल देखा होगा आपने नॉर्मली। तो ये क्या करता है? सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करता है विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो दिस इज सब्लिमेशन। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। क्या टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है? ध्यान से समझना, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मेल्ट होता है, तो आपको यहां पर क्या क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी होगा। और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो फ्रीज करना है, तो टेम्परेचर को घटाना होगा। सिमिलरली लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको बॉईल करना होगा, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको ठंडा करना होगा, यानी कि टेम्परेचर घटाना होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? अब जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान से समझना, टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, और टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, जैसे हम बोलते हैं कि समर्स में जो व्हीकल का जो टायर होता है उसमें हवा कम रखनी चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि वो चलते चलते उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मेंटेन होता रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर है क्या। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहां पे टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर रिड्यूस हुआ है, यहां पे टेम्परेचर घटा है तो प्रेशर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर रिड्यूस हुआ है, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है तो प्रेशर इंक्रीज हुआ है। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन चेंज है
अगर हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, बट हमको यहाँ पे हीट करना पड़ेगा, बट हीट तो बॉइलिंग में भी होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? इवेपोरेशन सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर को कन्वर्ट करता है। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। ये जो चीज मैं लिख रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। जो ऊपर की लेयर है इसको इवेपोरेट करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है फ्रॉम द लिक्विड टू गैस। बट बॉइलिंग क्या होती है? नीचे से होती है। यहाँ पे आप स्टीम लगाओगे, बर्नर लगाओगे, बंसन बर्नर, तो ये पूरा बल्क में, ये पूरे बल्क, जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा या जो भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। सो इट बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इवेपोरेशन सिर्फ ऊपर ऊपर का सरफेस फेनोमेना है, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। ओके, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। अब ध्यान से समझना। लेट मी टेक अनदर पेज। अब यहां पर अगर आपके पास सरफेस एरिया बढ़ा दो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी होगा। घर में कहीं पे आपने पानी गिरा दिया तो उसको फैलाते हो, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हो ताकि वो जल्दी इवेपोरेट हो। अगर आप सरफेस एरिया को घटा दो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घट जाएगा, जल्दी सूखेगा नहीं, जल्दी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप कह सकते हो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। तो पहला वाला आपको पॉइंट समझ में आया होगा। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो बढ़ ही जाएगा। बहुत तेज धूप है, कहीं पे पानी है, वो तो सूख ही जाएगा। बट अगर टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। इट इज वेरी ऑब्वियस। तो हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। दिस इज द रिलेशन। नाउ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता क्या है, पहले इसको समझें। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। कितनी मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, प्रेजेंट इन एयर, एयर में कितनी नमी है। अच्छा, मॉइस्चर जब ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कम हो जाएगा ना, जल्दी तो नहीं सूखेगा क्योंकि उसमें नमी है। या मॉइस्चर कम है, नमी कम है, तो ह्यूमिडिटी कम है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें मॉइस्चर है ही नहीं, कम है। तो हम कह सकते हैं जो ह्यूमिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। यहां से आपको देखने के लिए मिल रहा है ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो एक चीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड का जो फैक्टर है ये बहुत कॉमन है, ये आपको पता है। अगर आप विंड की स्पीड को बढ़ा दो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। कोई कपड़ा है, विंडी डे है, या पंखे के आगे रख तो जल्दी सूख जाएगा। और विंड स्पीड अगर कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम है, वो जल्दी नहीं सूख पाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो विंड स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, ये कूल इफेक्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? पार्टिकल जो सरफेस में है, क्योंकि ये सरफेस फेनोमेना है, जो सरफेस में उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ज़्यादा, तो ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं और वेपर बन जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
बट जब गैस में कन्वर्ट होते हैं तो इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसके कारण यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। जब टेम्परेचर में लॉस्ट देखने के लिए मिल गया, टेम्परेचर जब लोअर हो गया तो वो कूल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, दस इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है? अर्थन पॉट में। अर्थन पॉट्स यानी कि जो मिट्टी का मटका होता है, गर्मियों के सीजन में वो ज़्यादा ठंडा पानी देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसका सरफेस, ये बाहर वाली जो लेयर है, यहाँ पे टाइनी टाइनी होल्स रहते हैं, और जो उसका टाइनी टाइनी जो होल्स रहते हैं वहाँ से वो इवेपोरेट करेगा। जब इवेपोरेट करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, वेपर बनाएगा, कुछ एनर्जी लॉस होगी, उससे टेम्परेचर कम होगा और वो ठंडा पानी हमको देगा। सेम हमको डेजर्ट कूलर में भी मिलता है। जो कूलर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हम इवेपोरेशन के फेनोमेनन को डिस्कस करते हैं। गर्मियों के टाइम पे वो ज़्यादा ठंडी हवा देगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।